विद्यार्थियों, विटेकर की पंचगत प्रणाली में पांचवा जगत है जिसको जंतु जगत या एनिमैलिया कहते हैं। जैसा कि आप शब्दों पर देख रहे हैं, आपको यह एहसास हो गया होगा, ये ज्ञात हो गया होगा कि एनिमैलिया माने जंतु जगत, यानी इस जगत में सभी निम्न श्रेणी से लेकर के उस श्रेणी के जीवों को रखा गया है। एक बात यहां पूर्ण रूप से समझ लेना आवश्यक है कि इस किंगडम में जो भी जंतु हैं वो बहुकोशिक है, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, जंतु पाए जाते हैं। यदि हम पोषण की बात करें, इन दो के लक्ष्यों में पोषण की बात करें, इसके न्यूट्रिशन को देखें, तो सभी जंतुओं में जंतु संपोषण पाया जाता है। और यदि हम आउट्रोटॉप हिप्टोट्रॉप्स के नेचर से देखें तो ये पाए जाते हैं विषमपोषी। और विषमपोषी में जंतु संपोषण, जंतु संपोषण इसको कहते हैं। ये जंतु संपोषण क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करें आप। अभी आप देख रहे हैं कि पादप जो भी भोज पदार्थ ग्रहण करते हैं बाहरी वायुमंडल से, वो द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं। लेकिन जल संपोषण वह पोषण होता है जिसमें भोज पदार्थ द्रव व ठोस दोनों रूपों में जंतुओं द्वारा लिया जाता है, और ऐसे पोषण को कहते हैं जंतु संपोषण। इसमें ये जल संपोषण हो गया, अधिकतर पादप है, और अधिकतर जंतु हैं। इसमें कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो परजीवी हैं। परजीवी उसमें है एस्कैरिस, सीताक्रम, लिवरपूल, आदि बहुत सारे जंतु हैं जो मनुष्यों में और अन्य जानवरों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें कुछ वाय परजीवी हैं, जैसे ये दो जो मैंने लिखे, ये अंता परजीवी है, जाय परजीवी, वाय परजीवी के रूप में खटमल है, और जू है जो मनुष्यों के बालों में पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है। तो इसमें दोनों तरह के परजीवी हैं, कुछ अंता परजीवी हैं, कुछ वाय परजीवी हैं। मनुष्यों में भी ये रोग फैलाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। तो पोषण की दृष्टि से ये
जंतु संपोषण भी होता है, परजीवी रूप में होते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि और कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं। पोषण की बात हो गई, तो ये जन संपोषण हो गया, विषमपोषी भी हो गया। आगे देखते हैं कि इसकी जो कोशिका होती है, कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। और जब ये हेटेरोट्रॉप्स हैं तो इसकी कोशिका में लवक भी नहीं होता है। कोशिका में लवक, जिसको ओरिजिन कहते हैं प्लास्टिड, नहीं पाया जाता है। और यदि ये हम कहें जब ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करते, ये विषमपोषी हैं, तो फिर इकोलॉजिकल दृष्टि से, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से ये कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता। और फिर ये उपभोक्ता कई प्रकार के हैं, प्राथमिक है, द्वितीय और तृतीय है। जिसमें प्राथमिक को शाकाहारी होते हैं, द्वितीय को मांसाहारी और तृतीयक सर्वाहारी होते हैं। सभी प्रकार का भक्षण कर लेते हैं ये। इसके आगे हमें जनन के बारे में जाने, रिप्रोडक्शन। यदि हम निम्न श्रेणी के जीवों को छोड़ दें, क्योंकि निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन भी, जो निम्न जंतु हैं, निम्न श्रेणी के जंतु, इनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें प्रायः लैंगिक जनन ही पाया जाता है। जहां तक हम मोमेंट और लोकोमोशन की बात करें, गति और चलन, तो जंतुओं में गति और चलन पाई जाती है। एक विशेष गुण पाया जाता है, चूंकि इनमें मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो मांसपेशियों में संकुचन और विश्रांत की जो क्रियाएं होती हैं वो केवल जंतुओं में ही पाई जाती। उच्च श्रेणी की सभी जंतुओं में मांसपेशियां जो उच्च श्रेणी के जंतु में उपस्थित होती हैं, और मांसपेशियों की वजह से ये जंतुओं में एक विशेष प्रकार की जो क्रिया है जिसको कहते हैं संकुचन और विश्रांत, जिनके द्वारा ये मांसपेशियां कार्य करती हैं, तो ये क्रिया इनमें पाई जाती है। ये एक संक्षिप्त लक्षण है जो आर.एच. बेकर के द्वारा एनिमलिया दिए गए हैं। जंतुओं को उनके एक मूल लक्षणों के बारे में बताया गया है कि वे कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो इस अध्याय में केवल इतना, और फिर किंगडम एनिमलिया का अध्ययन, आगे के जो वर्गीकरण है, जंतुओं का वर्गीकरण अलग है, पादपों का अलग है। पादपों का बेंथामेल हुकर से दिया गया वर्गीकरण है, आस्ट्रोबाल्टिकों के वर्गीकरण, इन वर्गीकरण को देखेंगे और फिर उसमें पादप और जंतुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।